नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम आपकी कक्षा 11 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के अंतिम पाठ यानी आधुनिकीकरण के रास्ते यानी पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन जो आपका 11वां पाठ है उस पर चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। और जब ये पाठ समाप्त होगा तो आपका टर्म 2 की जो परीक्षा का सारा जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो भी पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना पाठ आधुनिकीकरण के रास्ते यानी पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। बच्चों, इस पाठ में हम मुख्य रूप से एशिया के दो बड़े और महत्वपूर्ण देशों चीन और जापान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारे एशिया का इतिहास जब तक हम पूरी तरह से नहीं जानेंगे तब तक हम विश्व के इतिहास को भली प्रकार से समझ नहीं पाएंगे। इसी उद्देश्य से अंत में इस पुस्तक के अंत में हमारा चीन और जापान के इतिहास से संबंधित पाठ दिया गया है। आज भी एशिया में आज भी चीन और जापान दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण देश हैं और पूरी जो दुनिया की राजनीति है, दुनिया की जितनी भी आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उन सब में इन्हीं दोनों का बहुत मुख्य योगदान भी है। तो भारत के निवासी होने के नाते हमारे लिए ये बहुत अनिवार्य है कि हम अपने इन जो एशिया के हमारे पड़ोसी देश हैं, चीन तो बिल्कुल हमारा निकटतम पड़ोसी है, उससे तो हमारी सीमा ही लग रही है, और जापान भी एशिया का ही एक देश है, तो इनके बारे में हम ध्यान से अच्छे ढंग से समझें। इसी उद्देश्य से ये पाठ रचा गया है। तो बच्चों, जब हम इस पाठ को शुरू करेंगे तो आप अपनी जो कॉपी है, इतिहास की कॉपी, उसमें बीच में एक पेज लें और पेज के बीच में एक लाइन खींच दें, यानी एक टेबल बना लें टी फॉर्म में। जो उसका टेबल के, इसका मतलब आपने पेज के दो हिस्से कर दिए। जो पहला हिस्सा है उसके ऊपर तो लिख लें चीन और दूसरे हिस्से के ऊपर लिख लें जापान। तो चीन और जापान ये हमारे दो मुख्य देश हैं जिनके बारे में हम समझने जा रहे हैं। तो हम इस पाठ के प्रारंभ में चीन और जापान के बारे में कुछ तीन इंपॉर्टेंट बातें, तीन महत्वपूर्ण बातें समझेंगे और जब वो समझ जाएंगे तो हम इनके इतिहास को भली प्रकार से समझने लायक हो जाएंगे। तो जो आपने चीन का कॉलम बनाया है उसमें नंबर 1 पॉइंट पे लिखे 19वीं शताब्दी में चीन, और ऐसे ही जो जापान का कॉलम बनाया है उसमें भी लिखें 19वीं शताब्दी में जापान। तो हम अपना जो पाठ है, हम अपनी जो चर्चा है वो 19वीं शताब्दी यानी 1800 का जो प्रारंभ है, 1800 वाला जो सन है उसके वहां से प्रारंभ करने जा रहे हैं और देखेंगे कि सन 1800 का सन जब शुरू हो रहा था, यानी 19वीं शताब्दी जब शुरू हो रही थी, तो उस समय चीन की स्थिति क्या थी और जापान की स्थिति क्या थी। तो सबसे पहले हम चीन की बात करें तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व था। वो बहुत ताकतवर देश था 19वीं शताब्दी में, और जो पूरा पूर्वी एशिया है जिसमें कोरिया, मंगोलिया और फिलीपीन और इसी तरह से जापान और भी जितने भी जो वियतनाम वगैरह जितने भी देश है, कंबोडिया, लाओस, जितने भी ये देश हैं, इन सब पर चीन का बहुत भारी प्रभुत्व था। सब उसकी संस्कृति का अनुसरण करते थे और राजनीतिक प्रभुत्व भी था उसका उन सभी जगहों पर। लंबी परंपरा के वारिस छिंग राजवंश की सत्ता अक्षुण्ण जान पड़ते थे। उस समय जो चीन पर जिस राजवंश का शासन था वो कौन था? छिंग राजवंश। और उसके मुकाबले में अगर हम जापान को देखें तो जापान तो एक छोटा सा द्वीप था जो अलग थलग पड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था। तो अब आपको 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की स्थिति स्पष्ट होती दिख रही है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में
चीन एक ताकतवर प्रभुत्वशाली देश था जिसका पूरे पूर्वी एशिया पर काफी प्रभुत्व था, जबकि जापान एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा द्वीप राष्ट्र था और जो अलग थलग पड़ा था, यानी उसका बाकी देशों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं था। इसके बावजूद कुछ ही दशकों के भीतर चीन अशांति की गिरफ्त में आ गया और औपनिवेशिक चुनौती का सामना नहीं कर पाया। इतना ताकतवर, इतना महत्वपूर्ण, इतना प्रभुत्वशाली देश होने के बावजूद भी जब यूरोपीय देशों के जो उपनिवेशवादी शक्तियां चीन पर टूट पड़े तो उस समय चीन अपनी रक्षा नहीं कर पाया और वो यूरोपीय देशों, उसमें जैसे आप देखो कि भारत पर तो केवल एक अंग्रेजों का ही शासन रहा, लेकिन चीन के अलग अलग भागों को यूरोप के अलग अलग देशों ने, जो इंग्लैंड, फ्रांस, डच, यहाँ तक कि अमेरिका कभी ने भी कुछ हिस्सों को, उनके अलग अलग हिस्सों को अपने अपने कब्जे में ले लिया। इस बात को कहते हैं चीनी खरबूजे का कटना। तो चीन अपनी रक्षा नहीं कर पाया और वो यूरोप और अमेरिका की जो साम्राज्यवादी शक्तियां थी उनके आगे उसने घुटने टेक दिए और अब इन यूरोपीय शक्तियों का उस पर कब्जा हो गया। तो छिंग राजवंश जो पहले शक्तिशाली था, अब वो उसकी शक्ति समाप्त होती चली गई और अब वो चीन यूरोपीय शक्तियों के अंतर्गत उनके प्रभाव में आ गया। छिंग राजवंश के हाथ से राजनीतिक नियंत्रण जाता रहा, अब वो महत्वपूर्ण नहीं रहा। छिंग राजवंश, उसकी सारी राजनीतिक सत्ता यूरोपीय लोगों के हाथों में आ गई। वह कारगर सुधार करने में असफल रहा और देश गृह युद्ध की लपटों में आ गया। छिंग राजवंश अपने देश की रक्षा करने में असफल रहा, अपने देश में प्रशासन करने में असफल रहा और इस वजह से जो चीन में पूरी चीन जो है गृह युद्ध में फंस गया, यानी चीन के लोग ही आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। तो ये कब की घटनाएं हैं? ये सब 19वीं शताब्दी में हो रहा है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में तो चीन बहुत ताकतवर, बड़ा प्रभुत्वशाली, बड़ा संपन्न देश था, उसका प्रभाव दूसरे देशों पर भी था, लेकिन जैसे जैसे 19वीं शताब्दी का समय आगे बढ़ता गया चीन की हालत खराब होती चली गई। अब जरा यहां तक की बात हमने प्रारंभ में 19वीं शताब्दी में देख लिया चीन की क्या हालत हुई। अब बात करते हैं 19वीं शताब्दी में जापान की क्या हालत हुई। तो जो आपने जापान का कॉलम बनाया है और उसमें नंबर 1 पॉइंट लिखा है कि 19वीं शताब्दी में जापान की स्थिति, तो अब उसमें आपको ये बातें लिखनी होंगी जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जापान एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के निर्माण में, औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना में और यहां तक कि ताइवान और कोरिया को अपने में मिलाते हुए एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम करने में सफल रहा। तो आप देख रहे हो कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो स्थिति थी कि चीन ताकतवर था, प्रभुत्वशाली था, संपन्न था, बड़ा था, वो और जापान उसके मुकाबले में बहुत छोटा, अलग थलग पड़ा हुआ देश था। लेकिन जैसे जैसे 19वीं शताब्दी आगे बढ़ती जा रही है तो ये सिचुएशन पलटती जा रही है। अब चीन कमजोर हो गया है, दूसरे जो यूरोप के देशों के अधीन हो गया है, आपस में लड़ाई हो रही है, उसके प्रभाव, उसकी शक्ति सब खत्म होती जा रही है। दूसरी तरफ जापान जो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक कमजोर सा, एक अलग थलग पड़ा छोटा सा देश था, अब वो 19वीं शताब्दी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जापान की ताकत बढ़ती चली जा रही है। वो अपने यहाँ औद्योगिकीकरण कर रहा है, इंडस्ट्री लगा रहा है जिससे उसका प्रोडक्शन हो रहा है और साथ ही वो अपने आप को एक आधुनिक राष्ट्र राज्य बना रहा है, नेशन स्टेट बना रहा है और यहाँ तक कि अब वो एक खुद साम्राज्यवादी शक्ति बन रहा है। साम्राज्यवादी शक्ति मतलब जो दूसरे देशों पे कब्जा करके उन पे शासन करते हैं, ऐसों को हम इंपीरियलिस्ट फोर्सेस यानी साम्राज्यवादी शक्तियां कहते हैं। तो जापान भी एक साम्राज्यवादी शक्ति बन गया। क्यों? क्योंकि उसने ताइवान पर 1895 में और कोरिया पर 1910 में कब्जा कर लिया, उनको अपने प्रभाव में ले लिया और अब जापान का साम्राज्यवादी शासन कोरिया और ताइवान पर भी हो गया। तो इस तरह से स्थिति पूरी पलट गई है। और जापान ने और भी क्या किया, उसने अपनी संस्कृति और अपने आदर्शों की स्रोत भूमि चीन को 1894 में हरा दिया।
जापान अपनी संस्कृति का स्रोत चीन को ही मानता है। जापान की संस्कृति पर चीन की संस्कृति का बहुत प्रभाव है, तो सारी प्रेरणा वो चीन से ही लेता था। तो जिससे वो प्रेरणा लेता था चीन से, उस और जिसको अपना गुरु मानता था, जिससे वो पूरी तरह से प्रभावित था, उसी चीन को छोटे से जापान ने इतने बड़े चीन को 1894 में हरा दिया। और एक और बड़ा कमाल कर दिया जापान ने कि 1905 में उसने रूस जैसे यूरोपीय शक्ति, रूस जैसी इतनी बड़ी यूरोपीय शक्ति को भी अकेले छोटे से देश जापान ने हरा दिया। तो आपने देखा कि 19वीं शताब्दी में क्या से क्या हुआ। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जब शुरुआत हुई थी, उस समय चीन ताकतवर था, महत्वपूर्ण था, समृद्ध था और उसका दबदबा था पूरे अपने आसपास के पूर्वी एशिया के देशों पर। लेकिन जैसे जैसे 19वीं शताब्दी आगे बढ़ती गई, चीन का रुतबा खत्म होता चला गया, उसकी आर्थिक शक्ति खत्म होती चली गई, वो स्वयं यूरोपीय शक्तियों का गुलाम होता चला गया और उसका प्रभाव सब खत्म होता गया। दूसरी तरफ जब 19वीं शताब्दी प्रारंभ हुई थी, तो जापान बहुत छोटा सा एक अलग थलग पड़ा देश था, लेकिन जैसे जैसे 19वीं शताब्दी आगे बढ़ती गई, जापान की तरक्की लगातार होती चली गई। जापान लगातार अपनी तरक्की करता रहा और उसने अपने यहाँ उद्योग भी लगा लिए, उसने अपना राष्ट्र राज्य भी बना लिया और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि उसने दूसरे देशों पर कब्जा करना भी शुरू कर दिया और वो साम्राज्यवादी शक्ति बन गया। ना केवल उसने कोरिया और ताइवान जैसे छोटे देशों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया, बल्कि चीन और रूस जैसे इतने बड़े बड़े देशों को भी हरा दिया और इस तरह से 19वीं शताब्दी के अंत में आते आते जापान एक बहुत ही शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित हो गया। तो यहां तक की बात सबको बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी। तो ये आपने पहला पॉइंट जो आपने जो बनाई है टेबल, जिसमें दो खाने किए हैं, एक चीन के बारे में, जापान के बारे में। तो चीन के बारे में आपने लिख दिया कि 19वीं शताब्दी में उसकी क्या हालत थी और कैसे कैसे आगे बढ़ा वो, और इसी तरह से आपने जापान के बारे में भी लिख दिया कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में उसकी कैसी हालत थी और जैसे जैसे 19वीं शताब्दी आगे बढ़ती गई तो उसकी क्या हालत होती चली गई, वो कैसे आगे बढ़ता चला गया। तो यहां तक की बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अब आप अपने उसी टेबल में दूसरा पॉइंट लिखें, अब चीन के कॉलम में भी दूसरा पॉइंट और जापान के कॉलम में भी दूसरा पॉइंट। तो चीन के कॉलम में जो दूसरा पॉइंट है उसकी हेडिंग क्या डालोगे, उसमें लिखोगे 20वीं शताब्दी में चीन, यानी चाइना इन 20th सेंचुरी। और ऐसे ही जो जापान के कॉलम में भी आप दूसरा पॉइंट लिखोगे और उसमें क्या लिखोगे, 20वीं शताब्दी में जापान, यानी जापान इन 20th सेंचुरी। तो अब देखते कि इस 20वीं शताब्दी में चीन की और जापान की क्या हालत है और वो क्या क्या कर रहे हैं। चीनियों की प्रतिक्रिया, पहले हम चीन के बारे में बात कर रहे हैं। चीनियों की प्रतिक्रिया धीमी रही और उनके सामने कई कठिनाइयां आई। जैसे आपने देखा ना कि 19वीं शताब्दी में तो वो एक तरह से गुलाम सा ही बन गया था, अलग अलग यूरोपीय शक्तियों ने उस पर कब्जा कर लिया था, उसमें चीन के अंदर ही गृह युद्ध हो रहा था, जापान से भी हार गया था। तो इन सारी असफलताओं और नकारात्मकताओं के प्रति चीन ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई, हम देखना चाहेंगे कि 20वीं शताब्दी में चीन क्या कर रहा है। तो चीनियों की प्रतिक्रिया धीमी रही और उसके सामने कई कठिनाइयां आई। आधुनिक दुनिया का सामना करने के लिए चीनियों ने अपनी परंपराओं को पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया। तो सबसे पहला काम उन्होंने अपने देश के उत्थान के लिए क्या किया, अपनी परंपराओं को पुनर्भाषित किया, पुनः परिभाषित किया, यानी जो कुछ उसमें आधुनिकीकरण की चीजों को जोड़ना शुरू किया। एक तो ये काम किया चीनियों ने, ताकि उनका जो ह्यूमिलिएशन हो रहा है, उनके साथ जो इतना बड़ा जो उनका अपमान हो रहा है, उसको कैसे वो दूर करें। तो उसके लिए सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले अपनी परंपराओं को पुनः परिभाषित करने का काम किया। एक काम तो ये किया चीनियों ने। और क्या किया, साथ ही अपनी राष्ट्रीय शक्ति का पुनर्निर्माण करने
और पश्चिमी व जापानी नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश की। फिर और उन्होंने दूसरा काम क्या किया कि उनके ऊपर जो पश्चिमी यानी यूरोपीय देशों का कब्जा था, जो जापान का कब्जा था, उन सब के कब्जे को हटाकर अपने आप को स्वतंत्र बनाने की कोशिश प्रारंभ कर दी और अपनी ताकत बढ़ाने का काम करने की प्रयास करना शुरू कर दिया। तो ये काम और किया चीनियों ने। और क्या किया उन्होंने पाया, यानी चीनियों ने पाया कि असमानताओं को हटाने और अपने देश के पुनर्निर्माण के दोहरे मकसद को वे क्रांति के जरिए ही हासिल कर सकते हैं। उनके सामने दो महत्वपूर्ण लक्ष्य थे। क्या क्या? एक तो जो चीनी समाज में इतनी असमानता थी, अमीर गरीब में और सब में, एक तो उसको हटाना चाहते हैं, और दूसरा क्या करना चाहते हैं, अपने देश का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। जो इतना वो उसका पतन हो गया चीन का, तो उसको दोबारा से विकसित करना चाहते हैं, तो पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। तो इन दोनों कामों के लिए कि एक तो अपने देश में से, अपने समाज में से असमानता हटानी है, और दूसरा अपने देश का पुनर्निर्माण करना है। तो इन दोनों कामों के लिए चीनियों ने क्या सोचा, उन्हें लगा कि ये दोनों काम केवल तब ही हो सकते हैं जब हमारे देश में क्रांति हो। तो क्रांति उनका जवाब था कि अपने देश के विकास और असमानताओं को हटाने के लिए हमें क्रांति करनी पड़ेगी। तो ये चीन का जवाब था, ये प्रतिक्रिया थी चीन की। तो उसने की भी फिर क्रांति। 1949 में 1949 में चीनी साम्यवादी पार्टी ने गृह युद्ध में जीत हासिल कर ली। जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसका आज भी चीन पर राज है, आज भी चीन पर जो किसका शासन है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। तो ये पार्टी चीन की सत्ता में कब आई? ये 1949 में इन्होंने क्रांति की, साम्यवादियों ने, कम्युनिस्ट लोगों ने, और चीन की सत्ता पे कब्जा कर लिया, और तब से चीन पर इसी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन बना हुआ है। तो ये कब हुआ था? 1949 में, 1949 में। तो 1949 में चीनी साम्यवादी पार्टी ने गृह युद्ध में जीत हासिल की, और फिर उन्होंने अपने साम्यवादी विचारधारा के हिसाब से देश का विकास करने की सोची। साम्यवादी विचारधारा क्या कहती है? साम्यवादी विचारधारा कहती है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं होगी, सारा जो भी संपत्ति है, जो भी उत्पादन करने के साधन है, वो सब सरकार के होंगे, सब चीजें सरकार की होंगी। सारा उत्पादन यानी सारे फैक्ट्रियां, सारे खेत, सारी दुकानें, सारे ऑफिस, सब सरकार के होंगे, और पूरी जनता जो है वो सरकार के इन कारखानों में, खेतों में, ऑफिसों में, दुकानों में और भी बाकी जगहों पे काम करेगी। सब सरकार के ही कर्मचारी होंगे। तो ऐसी जो आर्थिक तंत्र है उसे क्या कहते हैं? साम्यवाद, यानी कि कम्युनिज्म। तो 1949 में जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई, तो उसने चीन में यही कम्युनिज्म की जो आर्थिक तंत्र है वो लागू कर दिया। सब चीजों को सरकार के कंट्रोल में कर लिया, किसी को प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं था। सभी लोग, कोई अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर सकता था, सबको सरकारी नौकरी ही करनी थी। ऐसी स्थिति को क्या कहते थे? कम्युनिज्म, साम्यवाद। तो चीन ने 1949 में अपने देश में ऐसी व्यवस्था लागू कर दी। लेकिन 1970 के आते आते, 1970 के आते आते चीन को लगने लगा कि ये जो व्यवस्था है, साम्यवादी व्यवस्था, जिसमें किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, कोई अपना बिजनेस कर ही नहीं सकता, कोई अपनी दुकान खोल ही नहीं सकता, कोई अपना कारखाना खोल ही नहीं सकता, सब चीज सरकार की है, बस सबको सरकार की नौकरी करनी है। ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था से कभी भी विकास नहीं हो सकता। इससे कामचोरी बढ़ती है, इससे अक्षमता बढ़ती है। तो ऐसे ही होने लगा चीन में, कोई काम करने को ही राजी नहीं। जब भाई बैठे बैठाए, जब सरकार से सैलरी मिल ही रही है, चाहे काम करो ना करो, चाहे ढंग से करो चाहे खराब करो, जब कुछ आगे बढ़ने का कोई हमें इंसेंटिव ही नहीं मिल रहा, तो फिर सब ऐसे ही ढुलमुल तरीके से ही काम करते हैं। तो ऐसे ही हुआ फिर चीन में, सारा काम अच्छे बेकार ढंग से होने लगा। तो चीन में बजाय वृद्धि होने के, तरक्की होने के, समानता आने के, और पतन सा होने लगा। तो चीनी साम्यवादी सरकार को यह बात समझ में आ गई कि भाई अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा। तो इसलिए
1970 के दशक के आखिर तक चीनी नेताओं को लगने लगा कि देश की विचारधारात्मक व्यवस्था, यानी जो उन्होंने कम्युनिज्म अपना रखा है, उसकी आर्थिक वृद्धि और विकास में बाधा डाल रही है। तो ये जो कम्युनिज्म वाली विचारधारा है कि सारे काम सरकार करेगी, ये देश की तरक्की में और आर्थिक विकास में बाधा डाल रही है, यानी ये देश को विकसित नहीं होने दे रही। इसी वजह से अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए। तो चीन हमारे जो जब आप अगली 12वीं कक्षा में, जब आप इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट हैं, 12वीं कक्षा में आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी पढ़ना है इकोनॉमिक्स में। उसमें आखिरी जो चैप्टर है वो यही है कि जिसमें हम भारत, चीन और पाकिस्तान के आर्थिक विकास की तुलना करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि चीन इन तीनों देशों में सबसे पहला देश था जिसने अपने यहाँ आर्थिक सुधार किए, यानी कम्युनिज्म को हटा के बाजार प्रणाली, यानी कि जिसे कैपिटलिज्म कहते हैं, जहां पर निजी व्यक्ति बिजनेस करते हैं, ऐसी प्रणाली सबसे पहले इन तीनों देशों में कौन लाया? चीन। तो 1970 के दशक के आखिर में चीनी नेताओं को लगने लगा कि ये जो कम्युनिज्म जो हम चला रहे हैं वो ठीक नहीं है, उससे देश का विकास नहीं हो रहा। तो उन्होंने इस कम्युनिज्म को धीरे धीरे ढीला करते हुए, इसको धीरे धीरे कम करते हुए बाजार प्रणाली, मार्केट सिस्टम जो था, यानी कि पूंजीवाद, कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना शुरू किया। लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की इजाजत दी, लोगों को अपना प्राइवेट बिजनेस करने की इजाजत देना शुरू कर दिया, और इससे चीन का काफी विकास हुआ। तो उसने किया, तो इस वजह से अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए। यद्यपि इससे पूंजीवाद और मुक्त बाजार की वापसी हुई। तो चीन ने भी अपने यहां पर कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट वाली सिस्टम शुरू कर दिया, लेकिन ये केवल उसने इकोनॉमिक सिस्टम पर ही रखा, आर्थिक प्रणाली के रूप में ही रखा, और जो राजनीतिक सत्ता थी वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के ही हाथ में रही। आज भी ये बड़ा विचित्र स्थिति है चीन की कि उसने अपने देश की आर्थिक प्रणाली को तो काफी हद तक फ्री इकोनॉमी, यानी कैपिटलिज्म, मार्केट सिस्टम, इसके आधार के, इसके अनुसार कर दिया है, लेकिन जो उसकी राजनीतिक प्रणाली है, यानी जो सत्ता किसके हाथ में रहेगी, वो अभी वो कम्युनिस्ट वाली है। कम्युनिस्ट सत्ता क्या होती है? वहां पर डेमोक्रेसी नहीं होती, वहां लोकतंत्र नहीं होता, वहां जनता अपने शासकों का चुनाव नहीं करती, वहां केवल एक ही पार्टी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन रहता है। तो चीन में केवल एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, और हमेशा उसका ही शासन रहेगा। भारत में तो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, और दूसरी बहुत सारी पार्टी हैं। तो ये समय समय पे चुनाव होता है भारत में, ये सब पार्टियां अपना चुनाव लड़ती हैं, और जनता जिसको समर्थन देती है, जिसको वोट देती है, वो पार्टी सत्ता में आके वो सरकार चलाती है। ये कहलाता है लोकतंत्र, यानी डेमोक्रेसी। लेकिन चीन में ऐसी डेमोक्रेसी नहीं है, वहां अलग अलग पार्टियां ही नहीं है, वहां केवल एक ही पार्टी है, और वो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो वहां कोई चुनाव नहीं होता, वहां पर सारी सत्ता हमेशा हमेशा के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के पास रहती है, वही देश चलाएगी। तो इसका मतलब चीन ने अपनी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कोई चेंज नहीं किया, वहां पर तो वो ऑटोक्रेसी, तानाशाही चला रहे हैं। लेकिन उसने अपने इकोनॉमिक सिस्टम में काफी चेंज कर दिया। जो कम्युनिज्म पहले हुआ करता था उससे हटा के वो मार्केट इकोनॉमी, यानी बाजार अर्थव्यवस्था की तरफ ले आया है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देकर प्रॉफिट मोटिव से, जो लाभ की भावना से काम किया जा रहा है। ये एक वहां की विचित्र व्यवस्था है। तो ये सब हमने देखा। तो ये थी हमारी चीन के बारे में। तो 20वीं शताब्दी में चीन ये था। अब हम बात करेंगे 20वीं शताब्दी में जापान की, कि जापान 20वीं शताब्दी में जापान का क्या हाल हुआ, उसके साथ क्या क्या हुआ। जापान जो था वो उन्नत औद्योगिक राष्ट्र बन गया था, यानी काफी इंडस्ट्रियली एडवांस्ड कंट्री बन गया था। लेकिन अब वो इंपीरियलिस्ट कंट्री भी बन गया, साम्राज्यवादी, दूसरे देशों पर कब्जा करने की चाह करने वाला, दूसरे देशों पर कब्जा करके उन पर राज करने वाला ये देश भी बन गया। हमने देखा था ना, उसने कोरिया, ताइवान, इन सबको अपने कब्जे में ले लिया था। चीन पर भी हमला करके उसका भी एक बड़ा भाग ले लिया था, रूस को भी हरा दिया था।
तो इंडस्ट्रियली डेवलप तो बन गया, पैसे तो खूब कमा रहा है, खूब उद्योग से उसका काम चल रहा है, लेकिन उसको एक बुरी आदत लग गई कि दूसरे देशों पर कब्जा करके उन पे राज जमाने की इसकी इच्छा हो गई। तो ये काम करने लगा वो। तो उसकी इस साम्राज्यवादी भूख की वजह से उसकी लड़ाई हो गई विश्व की दूसरी बड़ी शक्तियों से, यानी इंग्लैंड से, फ्रांस से और खासकर अमेरिका से। जो दूसरा विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान जर्मनी का सहयोगी बनकर पूरे एशिया को रौंद रहा था। चीन को हरा दिया, थाईलैंड, बैंकॉक, कंबोडिया, वियतनाम, इन सब पे कब्जा करता हुआ वो भारत की तरफ बढ़ रहा था। हालांकि उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था और जापान की सेनाओं के साथ ही मिलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था और वो जापान के सहयोग से भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने का विचार कर रहे थे। तो खैर वो तो एक अलग कहानी है, उसके बारे में कभी बाद में हम बात करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि जापान 20वीं शताब्दी में एक साम्राज्यवादी ताकत, इंपीरियलिस्ट फोर्स बन गया था और दूसरे देशों पर कब्जा करने लगा। उसके इसी रवैये, उसकी इसी इच्छा की वजह से उसका विश्व की दूसरी बड़ी ताकतों के साथ मुकाबला हो रहा था, लड़ाई करने लगा वो। दूसरे विश्व युद्ध में वो जर्मनी का सहयोगी बन के कूद पड़ा और जो ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका सबसे लड़ पड़ा। और 1945 में उसने जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो क्योंकि वो अमेरिका से लड़ पड़ा था, अमेरिका के पर्ल हार्बर अमेरिका का एक वायुसैनिक अड्डा था एक द्वीप में, वहां पर उसने हमला करके अमेरिका की नौसेना को और वायुसेना को बहुत नुकसान पहुंचाया था। तो उसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने अब जापान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और इस युद्ध को जल्दी समाप्त करने के लिए अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम, एटम बम का इस्तेमाल कर दिया। विश्व में आज तक केवल एक ही बार एटम बम का इस्तेमाल हुआ है और वो अमेरिका ने जापान के खिलाफ किया था। केवल पूरी दुनिया में एक ही ऐसा देश है जिसे परमाणु बम के हमले की विभीषिका झेलनी पड़ी हो और पूरी तरह बर्बाद होना पड़ा हो, तो वो जापान ही। तो जापान 1945 में जब अमेरिका ने उस पर परमाणु बम का हमला कर दिया तो उसको फिर जापान को हार माननी पड़ी। अब जापान को अमेरिका ने अपने कब्जे में तो नहीं लिया, ऐसे तो नहीं कि वहां पर अमेरिका का शासन हो गया, लेकिन जापान की सरकार को अपने आधिपत्य, अपने डोमिनेंस, अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया। अब जापान जो कुछ भी काम करेगा वो अमेरिका के कहने से, उसके सहयोग से करेगा। इस तरह की नीति बना दी 1945 के बाद अमेरिका ने उसके ऊपर। तो फिर उस अमेरिका के ही कहने से उसने अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत की। पहले तो जापान में राजा होता था, लेकिन अब वहां डेमोक्रेसी शुरू कर दी, यानी लोग अपने प्रधानमंत्री को चुनने लगे। हालांकि अब भी राजा होता है वहां पे जापान में, लेकिन वो अब ब्रिटेन जैसा हो गया है कि राजा है लेकिन तब भी लोकतंत्र है और लोग अपने प्रधानमंत्री, अपनी सरकार को अपनी मर्जी से चुनते हैं। तो जापान में भी अब ऐसी स्थिति हो गई है। और 1970 के दशक तक आते आते जापान अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करके एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। ये जापान ने चमत्कार करके दिखाया है कि 1945 में जिस देश पर परमाणु बम गिरा हो, एटम बम गिरा हो, पूरी तरह वो बर्बाद हो गया हो, पूरी तरह हार गया हो, तो उस बिल्कुल तबाह होने के बावजूद उसने बहुत जल्दी 1945 में उसका वो तबाह हुआ था, लेकिन 1970 के दशक के आते आते उसने बहुत जबरदस्त आर्थिक प्रगति करके पूरी दुनिया को दिखाई और बर्बाद होके भी दोबारा से उसने आबाद होकर दिखाया। और जापान का ये उदाहरण फिनिक्स पक्षी की तरह का है। फिनिक्स पक्षी के बारे में ये ऐसी मान्यता है कि वो राख से भी पैदा हो जाता है, यानी जब वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तब भी दोबारा से पैदा होके वो अपनी राख से पैदा होकर फिर से जन्म ले लेता है। तो यही बात हमने देखी जापान के साथ कि 1945 में परमाणु बम हमले में पूरी तरह बर्बाद हो गया, लेकिन उसके बावजूद
1970 के दशक के आते आते उसने अपनी तेज आर्थिक प्रगति करके दुनिया के विकसित देशों में दोबारा से स्थान बना लिया। यह हमें जापान से सीखना है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि और एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बन गया वो। तो अब हम तो इस तरह से आपने चीन और जापान दोनों का 20वीं शताब्दी में क्या हाल था उसके बारे में लिख दिया। अब आप अपने उसी जो टी फॉर्म की जो टेबल बनाई है, जिसमें एक तरफ आप चीन लिख रहे हैं, एक तरफ जापान लिख रहे हैं, तो अब उसी टेबल में अब चीन वाले कॉलम में लिखो नंबर 3 पॉइंट, और वो नंबर 3 पॉइंट है विकास का कारण। यानी हम देखेंगे कि चीन में विकास कैसे हुआ और क्या कारण था उसका, और जापान में विकास कैसे हुआ उसका क्या कारण था। तो चीन में विकास का कारण, नंबर 3 पॉइंट है चीन में विकास का कारण, यानी रीजन ऑफ डेवलपमेंट इन चाइना, ऐसे वहां पर रीजन ऑफ डेवलपमेंट इन जापान। तो जब हम चीन की बात करते हैं तो चीन के विकास का तो मुख्य कारण यह था कि 1970 के दशक के आखिर में उन्होंने बाजार प्रणाली यानी मार्केट सिस्टम अपना लिया था, और अपनी अर्थव्यवस्था को, जो पहले कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था थी जिसमें पहले सब सरकारी नियंत्रण में ही काम होता था, उस सरकारी नियंत्रण को धीरे धीरे खत्म किया जाने लगा और प्राइवेट सेक्टर को, निजी क्षेत्र को आगे बढ़कर व्यापार करने, उद्योग लगाने की आजादी दे दी। इससे चीन का विकास हुआ। तो ये चीन के विकास का कारण था। क्या कारण था कि 1970 के दशक के अंत में से चीन ने अपने अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए और कम्युनिस्ट प्रणाली को धीरे धीरे खत्म करके मार्केट सिस्टम यानी कि बाजार प्रणाली के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को संचालित करने लगा, निजी लोगों को व्यापार करने की छूट देने लगा, निजी क्षेत्र को आगे बढ़ने का मौका देने लगा। तो इससे चीन का विकास हुआ। तो चीन के विकास का कारण तो ये था। अब हम बात करते हैं जापान के विकास के कारण की। तो तीसरा पॉइंट जो जापान के बारे में हमें लिखना है वो ये है कि आखिर जापान का विकास क्यों हुआ। तो जापान का विकास को अगर हम देखना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि जापान का आधुनिकीकरण का सफर पूंजीवाद के सिद्धांतों पर आधारित था। उसने भी पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म को ही अपनाया, यानी जहां पर निजी लोग अपना व्यापार कर सके, ऐसा सिस्टम ही जापान ने अपनाया। और यह सफर उसने ऐसी दुनिया में तय किया जहां पश्चिमी उपनिवेशवाद का प्रभुत्व था। तो जापान ने तो शुरू से ही अपना कैपिटलिज्म का ही प्रणाली अपनाई थी, लेकिन स्टार्टिंग में उसको ऐसी दुनिया का सामना करना पड़ा था जहां पर पश्चिमी उपनिवेशवाद यानी इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, नीदरलैंड, इन जर्मनी और यहां तक कि अमेरिका का साम्राज्यवाद चल रहा था। उनसे टक्कर लेनी पड़ी थी उसे स्टार्टिंग में, जब उसको फिर परमाणु युद्ध का सामना करना पड़ा था। दूसरे देशों में जापान के विस्तार को पश्चिमी प्रभुत्व का विरोध करने और एशिया को आजाद कराने की मांग के आधार पर उचित ठहराया गया। जब जापान ताइवान पे, कोरिया पे, चीन पे, रूस पर हमले कर रहा था तो एशिया के बहुत से लोग उसका समर्थन कर रहे थे। उन्हें यह लग रहा था कि पूरी दुनिया पर यूरोपीय लोगों का कब्जा होता जा रहा है, जापान ठीक कर रहा है, इन यूरोपीय लोगों को हरा के एशिया का प्रभुत्व स्थापित कर रहा है। तो ये उसको बहुत सारे लोग उसका समर्थन करने वाले भी थे, भारत में भी उसके समर्थन करने वाले थे। लेकिन फिर जब 1945 में उस पर परमाणु बम का हमला हुआ, वो बर्बाद हो गया। लेकिन फिर से उसके बाद वो कैसे विकसित हुआ, तो वो विकसित हुआ जापान में जिस तेजी से विकास हुआ वह जापानी संस्थाओं, जो जापान के इंस्टीट्यूशंस हैं, एक तो उनके कारण विकास हुआ, दूसरा समाज में परंपरा की सुदृढ़ता। जापानी लोग अपने परंपराओं, पुरानी परंपराओं को बहुत मानते हैं, उसमें अपने कट्टर विश्वास की वजह से उनका तेजी से विकास हुआ। तो एक तो संस्थाओं की वजह से, जापानी संस्थाओं की वजह से विकास हुआ जापान का, दूसरा अपनी परंपराओं में विश्वास करने की वजह से विकास हुआ उसका, और तीसरा सीखने की शक्ति। जापानी लोग सीखने की शक्ति बड़ी जबरदस्त रखते हैं। उन्होंने दूसरे देशों का अध्ययन किया, वहां क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, कैसे विकास कर रहे हैं, वहां से सीखकर उन्होंने अपने देश का विकास किया। और चौथी जो सबसे बड़ा कारण है जापान के विकास का, वो है देशभक्ति और राष्ट्रवाद। जापान के लोग जबरदस्त राष्ट्रवादी और देशभक्त होते हैं। वो अपना हित ना सोच के अपने देश का हित सोचते हैं, और अपने इसी देशभक्ति के इरादे की वजह से उन्होंने
ठान लिया कि भले ही हम 1945 में बर्बाद हो गए हैं, लेकिन अब हम विकसित होकर दिखाएंगे और दोबारा से दुनिया में अपनी देश का ऊंचा मान करेंगे। और वहां के सारे लोगों ने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही देशभक्ति से काम करके देखते ही देखते जापान को दोबारा से एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ला दिया। तो आज हमने जो अपना ये पाठ है इसका प्रारंभ किया है और हमने चीन और जापान दोनों का 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में क्या हाल रहा और फिर दोनों ने अपने यहाँ कैसे विकास किया, इस पर बातचीत की है। तो आज हम अपनी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं और मैं अपनी क्वेश्चन आपको भेजूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। सभी अच्छे ढंग से वीडियो को देखें, बार बार देखें, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए सारी बातें और उन प्रश्नों को सबको करना है। तो अगले वीडियो में अगली संकल्पना पर हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।